जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ यानी युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए अवसर, इसे पढ़ने वाले हैं। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हमारे युवाओं के लिए हैं, जिनका जिक्र पंडित नेहरू ने इस चैप्टर में किया है। You know that I once wrote a book called The Discovery of India. आपको पता है कि मैंने एक बार एक किताब लिखी थी जिसका नाम था The Discovery of India यानी भारत की खोज। I was engaged in that quest long before I wrote that book. उस किताब को मैंने लिखा उसके काफी पहले से ही मैं इस क्वेस्ट में यानी मैं इस तलाश में, इस खोज में लगा हुआ था, एंगेज था यानी बिजी था। It was not mere curiosity that led me to that quest. और वो मात्र मेरी उत्सुकता नहीं थी जिसने मुझे इस खोज, इस तलाश की ओर अग्रसर किया था। I was engaged in many activities. मैं कई सारी गतिविधियों में लिप्त था and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought. और मैं चाहता था कि एक सही सा reconciliation हो यानी कि एक सही सा समन्वय हो, एक कोऑर्डिनेशन हो मेरी एक्टिविटी यानी मेरी गतिविधियों में, मेरे कर्मों में और मेरे थॉट यानी विचारों में, यानी कि जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं सोचूं वैसा ही मैं कर भी पाऊं, यानी मेरी कथनी और करनी में कोई भेद ना हो और मेरी एक्टिविटीज में और मेरे एक्शन में एक तालमेल हो। थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन। तो थॉट यानी कि विचार जो कि कर्म के बिना हो, यानी सिर्फ विचार आपके दिमाग में आए और आप उनके आधार पर कर्म ना कर पाए, तो फिर वो बिल्कुल अबॉर्शन के जैसा है। अबॉर्शन का वैसे मतलब गर्भपात होता है, लेकिन यहाँ जिस सेंस में ये अबॉर्शन वर्ड को यूज़ किया है वो है कि जो आप चाहते थे, जो आपने परिणाम सोचा था, वैसा परिणाम ना निकले। अगर हम देखें तो अबॉर्शन भी वही है कि जो एक प्राणी, जो जीव पनपना शुरू हुआ लेकिन वो दुनिया में नहीं आया, यानी जैसा चाहा वैसा परिणाम नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ इस लाइन में अबॉर्शन वर्ड को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पंडित नेहरू कहते हैं कि अगर आप सिर्फ विचार रखते हैं और उस विचार के आधार पर कर्म नहीं कर पाते, तो वो बिल्कुल गर्भपात के ही जैसा है। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। और कर्म यदि बिना विचार के किया जाए फिर वो भी एक भूल है, एक गलती है। ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और इरिप्रेसिबल अर्ज। बेशक, बिल्कुल, हम कभी कभी काम करते हैं जो कि हम किसी इम्पल्स यानी किसी आवेग के कारण करते हैं, या फिर इरिप्रेसिबल अर्ज यानी कि एक बहुत ही तीव्र इच्छा कुछ काम करने की। तो कभी कभी अचानक से एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होती है जिसके कारण हम कुछ काम करते हैं और वो तीव्र इच्छा इरिप्रेसिबल होती है यानी दबाई नहीं जा सकती, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। If suddenly you throw a brick at me and my hand goes up to protect myself, it is an automatic instinctive action. और अगर आप अचानक मुझ पर एक ईंट फेंक दो और मेरा हाथ ऊपर स्वयं को बचाने के लिए आए, तो ये एक ऑटोमेटिक, ये एक स्वतः होने वाला एक इंस्टिंक्टिव एक्शन होगा। इंस्टिंक्टिव मतलब जो कि किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के आधार पर होता है, यानी ये स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ अपने आप को बचाने के लिए ऊपर आएगा एंड नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट थॉट। और ये जो मेरा हाथ ऊपर आने की जो क्रिया होगी, ये डेलिबरेट यानी जानबूझकर, पहले से सोच समझकर कोई थॉट नहीं रहा होगा, उस थॉट का ये रिजल्ट नहीं रहा होगा, यानी मैंने पहले से सोचा नहीं होगा, प्लान नहीं किया होगा कि इस तरह से मैं अपने हाथ को ऊपर लेकर आऊंगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मेरी तरफ से आएगी। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. सुबह से लेकर रात तक होने वाले स्वतः जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, उन्हीं की एक श्रृंखला से हमारी जो जीवन शैली होती है वो पोषित होती है। Anything we do outside that common range of actions, however, has to be preceded by some measure of thinking. तो ये जो साधारण क्रियाकलाप, ये जो साधारण कर्म हम करते हैं, उस रेंज के बाहर, अगर उस रेंज से आगे, उसके बियॉन्ड जाकर अगर हमें कुछ करना होता है, तो फिर उससे पहले थोड़ी सी थिंकिंग ज़रूरी है, थोड़ा सोच विचार ज़रूरी है।
The more action and thought are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow. जितना ज़्यादा आपके कर्म और आपके विचार अलाइड यानी कि आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं यानी कि वो एक जैसे होते हैं, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली वो बन जाते हैं और उतना ही ज़्यादा खुश आप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पंडित नेहरू का जो एक मूल भाव है इन लाइंस का वो यही है कि आपके कर्म और आपके विचार एक जैसे हों। अगर ऐसा होता है तो आप एक आंतरिक सुख की अनुभूति करते हैं। There will then be no inner conflict between wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in another. तो अगर आपके विचारों और आपके कर्मों के बीच सामंजस्य की स्थिति बन जाती है, अगर आप जैसा सोचते हैं वैसा कर भी पाते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक टकराव की स्थिति, एक संघर्ष की स्थिति, एक तालमेल ना हो पाने की स्थिति नहीं बनेगी। किसके बीच? आपको जो कुछ करना आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा और उसे न कर पाने के कारण जो आपको अयोग्यता का एक भाव उत्पन्न होगा, उनके बीच टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। या फिर आप सोचेंगे एक तरह से और करेंगे कुछ और, तो इससे आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, यानी आप संतोषजनक स्थिति में नहीं होते, आप स्वयं के ही व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते। तो इस प्रकार के डिसएग्रीमेंट से, इस प्रकार के डिससेटिस्फेक्शन से आप बच जाएंगे। The happiest man is he whose thinking and actions are coordinated. तो जिस व्यक्ति के सोच और उसके कर्म सामंजस्य में है, तालमेल में है, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति है। Happiness after all is an inner state of mind. आखिरकार जो खुशी है वो एक आंतरिक दशा है आपके मन की। It is little dependent on outside environment. और ये कम ही निर्भर करती है बाहरी वातावरण पर, यानी बाहरी वातावरण का ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। Happiness has very little to do, for instance, with whether you are rich or not rich. तो फॉर इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो खुशी का बहुत कम ही लेना देना है इस बात से कि क्या आप अमीर हैं या आप अमीर नहीं हैं। सम ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पर्सन्स आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ। मैं मेरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा मिजरेबल, सबसे ज़्यादा जिनकी दुर्दशा है, ऐसे लोगों से मिला हूँ, वो वही है जो कि रिच पीपल हैं, यानी अमीर लोग ही ज़्यादा हैं जिनकी ज़्यादा दुर्दशा है, और ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है। इट इज़ ट्रू दैट पॉवर्टी मेक्स वन मिजरेबल इन अ वेरी एक्यूट वे। यह सच है कि किसी भी व्यक्ति को गरीबी एक एक्यूट वे में, यानी बहुत ही तीव्र गति से बहुत ज़्यादा मिजरेबल यानी दयनीय बना देती है। बट माई पॉइंट इज, लेकिन मेरा मानना है दैट इट इज़ नॉट वेल्थ बट कोऑर्डिनेशन ऑफ वंस थॉट्स एंड एक्शन विच रिमूव्स इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन मेरा मानना है कि वो कर्मों और विचारों के बीच का सामंजस्य, तालमेल है जो कि आंतरिक टकराव की स्थिति को, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करता है, ना कि धन। यानी धन ऐसा करने में सक्षम नहीं है, बल्कि अगर आपके विचार और आपके कर्म सामंजस्य में है, तालमेल में है, तो आपके अंदर की जो टकराव की स्थिति है, जो असंतोष की स्थिति है, वो दूर हो सकती है। It is in that way that integration of personality is achieved. और यही वो तरीका है जिससे पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में एकीकरण की प्राप्ति की जा सकती है, यानी आपके थॉट्स, आपके विचार और आपके एक्शंस, आपके कर्म एकीकृत हो सकते हैं। वी वर एंगेज्ड एज यू नो, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लिप्त थे, हम व्यस्त थे इन अ वेरी ग्रेट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन में। बिकॉज दैट मूवमेंट वॉज इंटीमेटली कंसर्न विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्योंकि वह आंदोलन काफी घनिष्ठता पूर्वक भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। आई वॉज लेड टू वंडर वॉट एग्जैक्टली इंडिया इज। तो यहाँ पर वंडर का मतलब आश्चर्य नहीं है, यह मतलब है कि अक्सर मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये आता है कि असल में भारत है क्या। आई न्यू ऑफ कोर्स द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, बेशक मैं भारत के भूगोल के विषय में जानता था। आई न्यू मैनी अदर ऑड फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू, और इसके साथ साथ भारत के बारे में और भी कई अजीबोगरीब तथ्य हैं, वो भी मैं जानता था। I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो फिर इसी आधार पर मैं मानूं कि भारत ही विश्व का सबसे ज़्यादा महान देश है।
दैट इज़ द काइंड ऑफ फॉली इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज। और ये उस प्रकार की एक भूल है जिसमें प्रत्येक देश के ही लोग इंडल्ज हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या शामिल हो जाते हैं। यानी हर देश के लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि जो वो जिस देश में पैदा हुए हैं तो सिर्फ इसी बात के आधार पर वो मानते हैं कि उनका देश ही विश्व का सबसे महान देश है। There are quite enough people in India who think that India is obviously the greatest country। तो भारत में काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि स्पष्ट तौर पर भारत ही सबसे महान देश है। In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, we prided ourselves on our spiritual greatness। उन दिनों में जबकि हम राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं थे तो हम अपने राजनीतिक दशा के ऊपर तो कोई गर्व की अनुभूति नहीं कर सकते थे, उसमें हम कोई गर्व महसूस नहीं कर सकते थे। तो उस वक्त हम गर्व करते थे अपनी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस पर, यानी अपनी आध्यात्मिक महानता पर। Having nothing else to get hold of, we took refuge in spirituality। तो जब हमारे पास किसी भी चीज़ की पकड़ नहीं थी, हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने शरण ले ली आध्यात्म में। इफ़ यू गो टू अदर कंट्रीज़, अगर आप दूसरे देशों में जाएं, आई शैल नॉट नेम दैम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एज आई डू नॉट विश टू कॉज ऑफेंस, क्योंकि मैं उनको आघात नहीं पहुँचाना चाहता, मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। यू विल फाइंड द पीपल दैट थिंक दैट देयर कंट्री इज़ द चोजन कंट्री। तो आपको वहाँ अगर दूसरे देशों में जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऐसा लगता है, जो कि ये सोचते हैं कि उनका देश एक चयनित देश है, यानी कि वो प्रिविलेज्ड है, उसमें कुछ खास है। द टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन, और उन्हें लगता है कि वही सभ्यता को पथ दिखाता है, जो टॉर्च बियरर है, पथ प्रदर्शक है, वो उन्हीं का देश है, यानी उन्हीं के देश के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है और वही पूरे विश्व को रास्ता दिखा रहे हैं। द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री, उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा आधुनिक, सबसे ज़्यादा उन्नत देश उनका है। द मोस्ट रेवोल्यूशनरी कंट्री, उन्हें लगता है कि उन्हीं का देश सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी देश है। द कंट्री विद द बिगेस्ट बिल्डिंग्स, और उन्हीं के देश में सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। द कंट्री विद समथिंग यूनिक, और उनका देश ऐसा है जिसके पास कुछ यूनिक है, कुछ अद्वितीय, कुछ खास चीज़ है। सम मिशन और द अदर, कोई खास मिशन है या फिर कोई अन्य बातें हैं जिन पर वो गर्व कर सकते हैं। तो अक्सर लोगों को अपने देश के बारे में यही गलतफहमियाँ होती हैं। इट इज़ नेचुरल फॉर वन टू लाइक वंस ओन कंट्री एंड वंस ओन पीपल। किसी व्यक्ति के लिए ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने देश को पसंद करे, अपने देश के लोगों को पसंद करे। इट वुड बी अननेचुरल नॉट टू डू सो, क्योंकि ऐसा ना करना अस्वाभाविक होगा। इट इज़ गुड टू बी अ लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री। ये एक अच्छी बात है कि अपने देश के ऊपर थोड़ा गर्व महसूस किया जाए। बट इट इज़ रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन ये कल्पना करने लगना कि हम ही सबसे उच्च हैं दुनिया में और हम ही सबसे अच्छे हैं, तो ये गलत है। The fact is that every country and every people have their admirable points about them। तो तथ्य तो ये है, बात तो ये है कि हर देश और हर देश के जो लोग हैं उनके पास अपने खुद के कुछ प्रशंसनीय बातें हैं जिन पर वो गर्व महसूस कर सकते हैं। दे हैव ग्रेट अचीवमेंट्स, उनके पास महान उपलब्धियां हैं। टू देयर क्रेडिट, यानी उनके खाते में भी महान उपलब्धियां हैं। एंड दे हैव ऑल्सो बैड पीरियड्स इन देयर हिस्ट्री, और उनके इतिहास में कुछ बुरा समय भी है, कुछ बुरे काल भी हैं। दिस अप्लाइज नॉट टू कंट्रीज ओनली बट टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो। और ये बात न केवल सिर्फ देशों पर लागू होती है बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है। नोबडी इज परफेक्ट। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से फ्लॉलेस नहीं है, दोष रहित नहीं है। ही हैज़ वीकनेसेस एंड फेलिंग्स। तो हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां भी होती हैं और कुछ असफलताएं भी होती हैं। नोबडी इज थॉरली बैड ईदर। और ना ही कोई व्यक्ति थॉरली यानी कंप्लीटली पूरी तरह से बुरा होता है। वी आर ऑल मिक्सचर्स ऑफ गुड एंड ईविल। हम सभी एक मिश्रण हैं अच्छाइयों का भी और बुराइयों का भी। बट वी शुड ट्राई टू फर्दर द गुड इन अवर सेल्व्स। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ा सकें एंड इन अदर्स, और दूसरों के अंदर की अच्छाई को भी बढ़ाएं। मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली डिड नॉट सी गांधी जी एट क्लोज क्वार्टर्स। आप में से अधिकतर ने शायद गांधी जी को पास से, नज़दीक से नहीं देखा होगा।
He had amazing qualities. उनके पास अद्भुत गुण थे. One of these qualities was that he managed to draw out the good in another person. और उन गुणों में से एक गुण ये था कि वो किसी न किसी तरह से दूसरे व्यक्ति में से अच्छाई को बाहर निकाल ही लेते थे. The person may have had plenty of evil in him. फिर चाहे सामने वाले व्यक्ति में कई सारे अवगुण हों, कई सारी बुराइयां हों, but he somehow spotted the good. लेकिन वो किसी न किसी तरह से उसमें अच्छाई खोज लेते थे and laid emphasis on that good. और उस अच्छाई पर जोर देते थे. The result was, और इसका परिणाम होता था, that the poor man had to try to be good. कि उस सामने वाले बेचारे व्यक्ति को अच्छा बनने की कोशिश करनी ही पड़ती थी. He could not help it. और वो इसमें कुछ नहीं कर पाता था. He would feel a little ashamed. और उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी when he did something wrong. कि अगर वो कुछ गलत करता था तो शर्मिंदा भी हो जाता था. People who always seek evil in others find it. जो लोग दूसरों में हमेशा अवगुणों को, बुराइयों को ही खोजते रहते हैं तो उन्हें वो मिल भी जाती हैं. दिस अप्लाइज टू नेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स. और ये बात न केवल देशों पर बल्कि व्यक्तियों पर भी लागू होती है. गो टू अ फॉरेन कंट्री. किसी बाहरी देश में जाएं. यू आर लाइकली टू फाइंड मैनी थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक. तो वहाँ पूरी संभावना है कि आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं. आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम फाइंडिंग आउट द इविल इन अदर कंट्रीज. तो क्या आप अपना समय केवल दूसरे देशों में बुराइयां निकालने में ही व्यतीत करना चाहेंगे, और रादर इन फाइंडिंग आउट द गुड इन दैम, या फिर इसके बजाय आप उनमें अच्छाई ढूंढने में अपना समय निकालेंगे. एंड प्रॉफिटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स बाय योर कॉन्टैक्ट. और आपके इस संपर्क से जो आपको जो भी चीज़ें अच्छी मिलेंगी उससे आप लाभ उठाना चाहेंगे, अपने लिए भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे. तो आपकी नज़र में क्या श्रेयस्कर है, क्या बेहतर है? We are all much too apt to look at the evil in other individuals and countries rather than the good. तो हम सभी बड़े कुशल होते हैं दूसरे व्यक्तियों और दूसरे देशों में बुराइयां देखने में बजाय उनकी अच्छाइयां देखने के. Perhaps some of you know the saying in the Bible about the person who could not see the beam in his own eye and saw the mote in the other's eye. बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में एक कहावत है जिसे आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा. वह व्यक्ति जिसने अपनी आंख में गिरे हुए एक तिनके को तो नहीं देखा, लेकिन सामने वाली की आंख के तिल को देख लिया. ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि अपने बड़े से बड़े दोष को भी अनदेखा कर देना और सामने वाले के उसकी तुलना में छोटे से दोष की भी काफी निंदा करना, आलोचना करना और उसको बहुत हाईलाइट करना. आई एम सॉरी इफ़ यू थिंक आई एम रैम्बलिंग. तो मुझे खेद है अगर आपको ये लग रहा है कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर उधर की बातें बहुत विस्तार में कह रहा हूँ. बट दिस इज़, आई माइट इन्फॉर्म यू इन सीक्रेट, अ वेरी क्लेवर अटेम्प्ट टू गेट बिहाइंड योर माइंड. लेकिन मैं आपको वो रहस्य बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रयास है, ये काफ़ी चतुराई भरा प्रयास है जिससे आप अपने माइंड को पढ़ सकते हैं कि आपका मस्तिष्क किस तरह से सोचता है या किस तरह से वो कार्य करता है. आई एम एटलीस्ट बीइंग फ्रैंक विद यू. मैं कम से कम आपसे एक स्पष्टवादी के तौर पर बात कर रहा हूँ, खुलकर बात कर रहा हूँ. Having got the larger frame, I looked more closely at my own country and wrote the discovery of India. तो जब एक बड़ा फ्रेम मुझे मिला, जब एक बड़ा अधिकार क्षेत्र मिला, अथॉरिटी मिली, एक बड़ा उच्च स्तर मिला, तो फिर मैंने अपने देश को और नज़दीक से देखा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो मेरी किताब है वो लिखी. इन इट आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई कंट्रीज पास्ट. और अपनी इस किताब में मैंने ध्यान दिया अपने देश के अतीत पर एंड द स्टोरी ऑफ इट्स डेवलपमेंट. और जिस तरह से मेरे देश ने विकास किया है उस कहानी पर मैंने ध्यान दिया. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ माई थिंकिंग डेवलप्ड इन दीज मैटर्स. तो मैं बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेरी सोच का इन मामलों में विकास हुआ. द मोर आई थॉट एंड द मोर आई लर्नड. तो जितना ज़्यादा मैंने सोचा, जितना ज़्यादा मैंने जाना, सीखा, द मोर आई सॉ हाउ लिटिल आई न्यू. तो उतना ही ज़्यादा मैंने ये देखा कि मैं कितना कम जानता था. एंड हाउ मच मोर देयर वॉज टू लर्न. और ज़्यादा सीखने के लिए, जानने के लिए कितना कुछ बचा था. One of my regrets today is that I have no time to pursue these studies properly by reading or thinking or writing.
तो आज के समय में आज मेरे पास जो पछतावे हैं, उन पछतावों में से एक पछतावा है कि मेरे पास समय नहीं है ये जो स्टडीज़ हुई हैं, जो अध्ययन है उनको ठीक तरह से करने का, चाहे फिर वो पढ़कर हो या सोचकर हो या लिख कर हो। फॉर राइटिंग फॉर मी इज़ एसेंशियली एन एड टू थिंकिंग, क्योंकि मेरे लिए तो लिखना सोचने को ही मदद करने के जैसा है। यानी पंडित नेहरू का मानना है कि जब वो लिखते हैं तो उनको सोचने में मदद मिलती है। इन ट्राइंग टू राइट वन हैज़ टू थिंक मोर कंसाइजली देन अदरवाइज, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लिखने की कोशिश कर रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप से, बारीकी से सोचता है। आई सपोज आई मस्ट नॉट कंप्लेन ऑफ माई प्रेजेंट लॉट, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे अपने वर्तमान के विषय में शिकायत नहीं करना चाहिए। वॉट आई वुड लाइक यू टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू थिंक, तो मैं जो आपसे चाहूँगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप सोचिए। थिंकिंग इज समथिंग विच डज नॉट कम ऑटोमेटिकली टू अ पर्सन। सोचना एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी व्यक्ति तक स्वतः ही नहीं आती है। गॉसिपिंग विद अ नेबर इज नॉट थॉट, अपने पड़ोसी के साथ गप्पी करना कोई विचार नहीं है। इफ़ यू रिपीट समथिंग विच समबडी एल्स हैज सेड, यदि आप किसी ऐसी चीज़ को दोहराते हो, किसी ऐसी बात को दोहराते हो जो कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कही है, इट इज़ नॉट थॉट, तो ये भी कोई विचार नहीं है। आई डो नॉट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम माइटी थिंकर्स, मैं ऐसी कोई उम्मीद आप लोगों से नहीं रखता हूँ कि आप सब बहुत ही बड़े महान विचारक बन जाएं। दो सम ऑफ यू में, हालांकि आप में से कुछ लोग बहुत बड़े विचारक बन भी सकते हैं। बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू थिंक एंड टू डेवलप द आर्ट ऑफ थिंकिंग, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी सोचें और आर्ट ऑफ थिंकिंग, जो सोचने की एक कला है, उसे आप विकसित करें। नथिंग इज़ मोर हेल्पफुल टू थिंकिंग दैन रीडिंग, पढ़ने से ज़्यादा मददगार सोचने के लिए और कुछ भी नहीं है। दैट इज़ रीडिंग इंटेलिजेंटली, और वो भी पढ़ना कैसे है, आपको बिल्कुल इंटेलिजेंटली, यानी पूरी बुद्धिमानी से, पूरे विवेक से। बिकॉज देयर बाय यू गेट अदर पीपल्स थॉट, क्योंकि ऐसा करके आपको दूसरे व्यक्तियों के विचार मिलते हैं। एंड बाय वेइंग दैम यू कैन थिंक योर सेल्फ, और अगर आप उनको वे करें, उन विचारों की आप नाप तोल करें, उनमें सही गलत उन्हें एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें, तो फिर आप खुद भी सोचने लगेंगे। आई हैव ऑफन सेड, मैंने कई बार कहा है, दैट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल थिंक एंड रीड सो लिटिल नाउअडेज, कि नाउअडेज यानी आजकल लोग इतना कम सोचते हैं और इतना कम पढ़ते हैं, स्पेशली इन इंडिया, खास करके भारत में। आई डू नॉट कॉल न्यूज़ पेपर रीडिंग अ रीडिंग, अखबार पढ़ने को तो मैं पढ़ना कहता ही नहीं हूँ। बट एनी रीडिंग विच मेक्स यू थिंक इज़ यूजफुल रीडिंग इवन इफ़ इट इज़ अ वेरी गुड नॉवल, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ना जो कि आपको सोचने पर विवश करे, वो एक लाभदायक पढ़ना है, चाहे फिर वो कोई बहुत अच्छा उपन्यास ही क्यों ना हो। ग्रेट नॉवेल्स ऑलवेज मेक वन थिंग, जो महान उपन्यास हैं वो किसी व्यक्ति को सोचने पर विवश करते हैं, बिकॉज दे आर पिक्चर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जीवन के ही चित्र हैं जिन्हें कि पेंटेड बाय ग्रेट माइंड्स, जो कि पेंट किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं महान मस्तिष्कों के द्वारा। इफ़ यू थिंक अबाउट द 5 ईयर प्लान्स, अब पंडित नेहरू बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, तो अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, यू विल फाइंड व्हाट अ वाइटल पार्ट द इंजीनियर प्लेज इन दैम। आप ये पाएंगे कि उनमें जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे अभियंता जो हैं, वो कितना ज़्यादा जीवंत और महत्वपूर्ण रोल उसमें निभाते हैं। We shall require tens of thousands of engineers and hundreds of thousands of overseers, mechanics and other technicians for our plans. अपनी इन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हमें आवश्यकता होगी सैकड़ों हजारों इंजीनियर्स की, ओवरसियर्स की यानी कि सुपरवाइजर्स की, निरीक्षकों की, मैकेनिक्स की और साथ ही साथ टेक्नीशियंस की, जिन्हें हिंदी में तकनीशियन भी कहते हैं, यानी जो कि तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी कुशल होते हैं। तो इन सब की आवश्यकता हमें हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए होगी। द होल वर्ल्ड इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेन्ड पीपल, सारा विश्व और ज़्यादा एक कुशल व्यक्तियों का ही विश्व होता जा रहा है। दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन 2 वेज, इन्हें 2 तरह से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। दे मस्ट बी ट्रेन्ड इन माइंड, इनके मस्तिष्क को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, और इनके पास एक विजन, एक दृष्टि होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ होनी चाहिए पूरे विश्व के चित्र की, यानी पूरे विश्व में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, विश्व की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके विषय में इनके पास अपना एक नज़रिया होना चाहिए और एक समझ भी होनी चाहिए।
then they must be trained in particular jobs which they can do well, और तब इनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उन खास कार्यों के लिए जो कि ये बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, whether it be साइंस और इंजीनियरिंग और मेडिसिन और एजुकेशन, फिर चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फिर चाहे ये चिकित्सा क्षेत्र में हो या फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में हो। सच आर द स्किल्स विच विल बिल्ड इंडिया, और यही वे कौशल हैं जो कि भारत का निर्माण करेंगे। फ्रैंकली द जॉब ऑफ द पॉलिटिशियन विल नॉट बिल्ड इंडिया, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ तो ये जो राजनेताओं का काम है ये कभी भी भारत का निर्माण नहीं करेगा। ऑल्दो आई स्पीक एज अ पॉलिटिशियन, हालांकि ये बात मैं एक राजनेता के तौर पर ही कह रहा हूँ। A politician is a useful person in his own way. एक राजनेता भी अपनी तरह से एक उपयोगी व्यक्ति है। Though it is conceivable that in a perfect society the politician will fade away. तो हालांकि ये बात भी मानी जा सकती है कि अगर एक आदर्श समाज होगा, एक सबसे बेहतर अच्छा समाज होगा, तो वहाँ एक राजनेता का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, राजनेता गायब हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट कंसीवेबल दैट द एक्सपर्ट्स विल फेड अवे, लेकिन ये आप नहीं मान सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि विशेषज्ञ हैं, वो गायब हो जाएंगे, यानी विशेषज्ञों का रोल हमेशा समाज में रहेगा। They cannot fade away even if the politician may fade away. तो भले ही राजनेता समाज से विलुप्त हो जाएं, गायब हो जाएं, चले जाएं, उनका रोल खत्म हो जाए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो हमेशा समाज में रहेंगे, वो कभी भी फेड नहीं होंगे। However, I do not think the time is near when the politician will fade away. हालांकि मेरा ये भी मानना है कि अभी वो समय नज़दीक नहीं है जबकि राजनेताओं का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, वो खत्म होगी। You are young, आपकी उम्र कम है। I should like you to have the pride of youth and the ambition of youth to do something worthwhile and big. तो मैं चाहूँगा कि आप में कुछ बिग यानी बड़ा और कुछ worthwhile यानी सार्थक करने की एक महत्वाकांक्षा हो, एक गर्व की अनुभूति हो आपको, जो कि युवा पीढ़ी में होती है। ऑल ऑफ यू मे नॉट बी जीनियसेस, तो आप सब तो बहुत ही ज़्यादा महान रूप से प्रतिभावान नहीं हो सकते, बट सम ऑफ यू माइट येट डू वर्थवाइल थिंग्स इन सम डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और द अदर। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि कुछ वर्थवाइल कर सकते हैं, कुछ सार्थक, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कर सकते हैं, फिर वो चाहे ह्यूमन एक्टिविटी के किसी भी डिपार्टमेंट में करें, मानवीय गतिविधियों में कोई भी जो क्षेत्र है, कोई भी विभाग है, आप उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर निकल कर आएंगे जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। I do not like people who have no pride and ambition and are just sloppy people. मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जिनमें कोई गर्व नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती और वो बिल्कुल लापरवाह और बेढंगे लोग होते हैं। I am not using the words pride and ambition in a small personal sense. तो ये जो शब्द हैं गर्व और महत्वाकांक्षा, मैं इनका प्रयोग किसी व्यक्तिगत तुच्छ भाव में नहीं कर रहा हूँ। I do not mean the pride of getting money. मैं धन पाने का जो गर्व होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। Which is the silliest of all types of pride. तो जितने भी प्रकार के गर्व है, मेरा मानना है कि धन प्राप्ति के बाद जो गर्व होता है वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा होता है। Pride should consist in doing your job in the best possible manner. जिस गर्व की मैं बात कर रहा हूँ वो है जब आपने अपना काम सबसे अच्छी तरीके से किया हो और तब जो आपको गर्व महसूस होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट, अगर आप एक वैज्ञानिक हैं, थिंक ऑफ बिकमिंग एन आइंस्टाइन, तो आप एक आइंस्टाइन बनने का सोचें। एंड नॉट मियरली अ रीडर इन योर यूनिवर्सिटी, ना कि आप केवल अपनी यूनिवर्सिटी में एक रीडर की पोस्ट हासिल करने का सपना देखें। इफ़ यू आर अ मेडिकल मैन, अगर आप चिकित्सा क्षेत्र के व्यक्ति हैं, थिंक ऑफ सम डिस्कवरी विच विल ब्रिंग हीलिंग टू द ह्यूमन रेस, तो आप किसी ऐसी खोज के बारे में सोचिए जो कि मानव जाति को हील करे, उसके कष्टों का निवारण करे। इफ़ यू आर एन इंजीनियर, एम एट सम न्यू इन्वेंशन, अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप किसी नए आविष्कार को अपना उद्देश्य बनाइए। द मियर एक्ट ऑफ एमिंग एट समथिंग बिग मेक्स यू बिग, अगर आप सिर्फ उद्देश्य ही बना लेते हैं कुछ बड़ा करने का तो वो सच में आपको बड़ा बना देता है। इफ़ माई कोलीग्स एंड आई एंड अदर्स हु फंक्शन ऑन द पब्लिक स्टेज टुडे अपीयर बिग लीडर्स टू यू, लुक बैक ऑन हाउ वी बिकेम सो, अगर मैं या मेरे कोलीग्स, मेरे सहकर्मी या फिर कोई और दूसरे लोग जो कि आज एक पब्लिक स्टेज पर काम कर रहे हैं, अगर ये हम सब आपको बड़े नज़र आते हैं, बड़े लगते हैं, तो आप देखिए पीछे कि हम ऐसे कैसे बने।
वी मे हैव हैड सम वर्च्यू एंड सम एबिलिटी, तो हम में ज़रूर कुछ ना कुछ सद्गुण और कुछ काबिलियत रही होगी, बट एसेंशियली वी बिकेम वॉट वी वर, लेकिन जो कुछ हम हैं वो हम निश्चित तौर पर बने बिकॉज वी हैड सम एम्बिशन एंड प्राइड, क्योंकि हम में एक महत्वाकांक्षा और एक गर्व था। बिकॉज वी हिच्ड अवर वैगन टू अ स्टार, क्योंकि हमने बड़े सपने देखे। स्टूडेंट्स, ये एक ईडियम है। बिकॉज वी ट्राइड टू डू बिग थिंग्स, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी चीज़ें करने की कोशिश की। एंड इन सो ट्राइंग अवर स्टेचर इंक्रीज अ लिटिल, और ऐसा करने की कोशिश में हमारा जो कद है वो थोड़ा सा बढ़ गया। इट इज़ नॉट वॉट यू से दैट मैटर्स, फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बट वॉट यू डू, फ़र्क पड़ता है कि आप क्या करते हैं। थिंक देयर फोर ऑफ द वास्ट अपॉर्चुनिटीज दैट द वर्ल्ड ऑफर्स टू दोज हु आर कीन ऑफ माइंड, स्ट्रॉन्ग ऑफ कैरेक्टर एंड फ्लीट ऑफ फुट। इसलिए उन विस्तृत मौकों, उन अवसरों के बारे में सोचिए जो कि विश्व उन लोगों के सामने पेश करता है जो कि दिमाग के प्रखर होते हैं, चरित्र जिनका मजबूत होता है और जिनके पैर तेज चलने वाले होते हैं। थिंक ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट इंडिया ऑफर्स, उन अवसरों के बारे में सोचिए जो कि भारत पेश करता है। आई नो बेटर देन यू ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जो भारत की कठिन समस्याएं हैं उनके बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। द सफरिंग एंड द मिजरी ऑफ नंबरलेस पीपल, असंख्य लोगों की जो पीड़ा है, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी दुर्दशा है, उनके बारे में मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। वी आर ट्राइंग टू मीट दोज प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम, हम कोशिश कर रहे हैं इन समस्याओं को समझने की, टैकल करने की और इनको हल करने की। नॉट बाय मैजिक, किसी जादू से नहीं, बट बाय स्ट्रॉन्ग विल एंड हार्ड वर्क, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से और कठिन परिश्रम से। There is no magic in this world except the occasional magic of human personality and the human mind. मानव की मस्तिष्क से और मानव के व्यक्तित्व से जो कभी कभार जादू होता है, उस जादू के अलावा इस दुनिया में कोई और जादू नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड परसिवियरेंस टू डू बिग थिंग्स, बड़े बड़े काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा परसिवियरेंस यानी कि पूरी दृढ़ता के साथ किया गया कठिन परिश्रम लगता है। इट विल नॉट डू टू बी फेंट हार्टेड, यानी कि कमज़ोर दिल वाला होना, आधे मन से कुछ काम करना नहीं चलता। वन मीट्स विथ फेलियर ओकेशनली, कभी कभार किसी व्यक्ति को असफलता भी मिलती है, बट वन हैज़ येट टू गो ऑन, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को आगे बढ़ना ही होता है। सक्सेस डज नॉट कम सडनली, सफलता कभी अचानक से नहीं आती, और विदाउट सेटबैक्स, और बिना सेटबैक्स के यानी पिछले जाने के भी सफलता नहीं मिलती। यानी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आगे बढ़े, कभी कभी आपको पीछे भी जाना पड़ता है, यानी कभी कभी असफलता का सामना भी करना पड़ता है। सो यू हैव दीज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, तो आपके पास भारत में इतने सारे महान अवसर हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैम, इन अवसरों के लिए खुद को तैयार करिए। ग्रो स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, अपने शरीर से और अपने मस्तिष्क से सबल बनिए। हैव दैट इनर अर्ज टू डू बिग थिंग्स, ये बड़े बड़े काम करने की जो एक आंतरिक प्रबल इच्छा होती है उसको आप रखिए। एंड आई हैव नो डाउट, और मुझे कोई शक नहीं है, दैट यू विल डू बिग थिंग्स, कि आप बड़े बड़े काम करेंगे। और ये जो चैप्टर है यहाँ ख़त्म होता है, ये अब्रिज्ड है, यानी किसी बड़ी राइटिंग का ये एक छोटा सा पार्ट है, एक अंश है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसने आपको काफ़ी एनकरेज किया होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक, जय हिंद।